हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग लेक्चर 2 के बारे में देखने वाले हैं और लेक्चर 2 में आप लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बच्चों, लेक्चर फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी आपके पास पहुंच गया होगा, आई होप आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स की बात की थी और टाइप्स में भी बेसिकली हमने बात की थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी देखा था और साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पाए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हमने लेक्चर 2 में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके अंदर क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको जानने हैं वो आज हम लोग देख लेंगे। साथ में हम लोग लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज भी मैंने ऐड किए हैं जो कि आपको सीयूईटी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी थी लास्ट क्लास में। हालांकि मैंने बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। लास्ट क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके एक बार जरूर देख लेंगे, तभी पैटर्न एक सीक्वेंस में चलेंगे, वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? जहां पे दो तरह के गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। गैमेट्स का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट हम स्पर्म को बोलते हैं और फीमेल गैमेट हम एग को बोलते हैं। इन दोनों का जब साथ में आना होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तभी आगे चल के एक नया जाइगोट जन्म लेता है जो कि बताएगा कि एक दूसरी जनरेशन बनना यहाँ पे तैयार हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें देखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक्चुअल में क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स, किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? दो तरह के गैमेट्स के बनने का। ठीक, और साथ में या तो सेम इंडिविजुअल्स है या तो अलग अलग इंडिविजुअल से भी ये बन सकता है। तो कई बार हम ये भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एक ही बॉडी में भी ये दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, है ना। जैसे आप ये सोचेंगे कि भाई ये दो तरह का गैमेट है तो दो तरह का गैमेट तो दो अलग अलग बॉडी में बनेगा, बट हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपके सामने रखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि एक ही बॉडी में ये दो तरह के गैमेट्स भी बनते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में भी दिया है कि या तो एक ही इंडिविजुअल में ये दोनों गैमेट बने या तो दो अलग अलग बॉडी में दो गैमेट्स बने। ठीक, अब हम ये सब जानते हैं गैमेट भाई बना है तो फ्यूज जरूर करेगा। फ्यूज का मतलब दोनों गैमेट साथ जरूर आएंगे और इन्हीं के साथ आने से क्या बनेगा? एक जाइगोट जो है वो बनता है। ठीक, तो जब भी दो गैमेट्स, जैसे कि मैं इधर बात कर लेते हैं, एक स्पर्म है और दूसरी जगह ये ओवा है जिसको आप एग भी बोलते हैं। ठीक, ये दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो इसी से यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट जो कि 2n टाइप का होता है, डाइप्लॉइड नंबर में होता है। ठीक, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल है। डबल इसलिए है क्योंकि आधे क्रोमोसोम मतलब n नंबर के क्रोमोसोम इधर से आए होंगे स्पर्म में और बाकी के n नंबर के क्रोमोसोम ओवा से आएंगे, तो n प्लस n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गई बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, अब आते बच्चों एक इंपॉर्टेंट टर्म पे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है बच्चों? तो जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जब कोई भी बॉडी एक डेवलपमेंट के स्टेज से गुजर रही है जिसके बाद वो रिप्रोड्यूस कर पाए सेक्सुअली। ठीक, तो वो जो रीच करना है, एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचना है ताकि आगे चल के वो बॉडी जो है वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए। उस ग्रोइंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं या जुवेनाइल फेज बोलते हैं। तो वही जो ग्रोथ और मैच्योरिटी, हम कह लीजिए कि वो स्टेज जिसमें इंसान मैच्योर होता है। इंसान की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पूरा पहला चैप्टर है आपके, उसमें आप देखेंगे कि जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्लांट्स में भी देख रहे हैं और एनिमल्स में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो जुवेनाइल फेज होता है ये प्लांट्स में भी होता है और साथ में ह्यूमंस या एनिमल्स में भी होता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो जुवेनाइल फेज क्या है बच्चों? जब भी आप एक पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी बीज लगाते हैं, तो आप देखते हैं वो तुरंत फूल देना शुरू नहीं कर देता है। पहले वो एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो करता है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। फ्लावरिंग मतलब कि वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है ना। तो वो फूल लेने से पहले वो पौधा एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो करता है। उसी ग्रोथ को हम प्लांट के लिए क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली इस जुवेनाइल फेज को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं इसी को। ठीक है, और यही अगर प्लांट्स में हो रहा है तो वेजिटेटिव फेज, और अगर एनिमल्स में है तो इसी को जुवेनाइल फेज कहते हैं। जैसे हमारे लिए एक जुवेनाइल फेज क्या है? जैसे कि मैं कहूं कि जब आप में प्यूबर्टी शुरू होती है, जब आप 9th-10th में आना शुरू करते हैं, तो मतलब क्या है? उस समय आपकी बॉडी मैच्योर हो रही है और उस मैच्योरिटी के खत्म होने के बाद ही आप वो स्टेज आपने बॉडी में ला पाते हैं जिसमें आप आगे चल के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
है ना, वो क्षमता। तो मतलब रिप्रोड्यूस करने एनिमल्स में क्या है, मतलब गैमेट बनना शुरू होना। तो आपने देखा ही है, पढ़ा भी है लोअर क्लासेस में कि स्पर्म फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन जो है वो 11-12 साल की एज में बनना शुरू हो जाता है। तो वो क्या हुआ, वो 11-12 साल तक की एज का जो ग्रुप है वो कहलाता है जुवेनाइल फेज। क्लियर है, ठीक। तो यही एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी जो हर एक ऑर्गेनिज्म को उस जगह पर पहुंचना पड़ता है ताकि आगे चल के वो रिप्रोड्यूस कर सके, उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। यहाँ पे आप गलती ये करते बच्चों कि जुवेनाइल फेज को आप इससे रिलेट करते कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, नहीं, उस रिप्रोड्यूस करने के पहले की जो ग्रोथ है उसको हम जुवेनाइल फेज कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज की। अब जहां ये जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज एंड होगा बच्चों, वहां पे ये क्या शुरू हो जाएगा, वो बता रहा है कि अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। जहां जुवेनाइल फेज खत्म हुआ, जहां मेच्योरिटी की जो पूरी मेच्योर होनी थी बॉडी, वो एक जगह पे आकर बंद हुई, मेच्योरिटी जब पूरी हो गई बॉडी में, तब अब बॉडी केपेबल है कि वो आगे चल के रिप्रोड्यूस भी कर सके। समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एंड जब हुआ, जुवेनाइल फेज जब खत्म हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, ठीक। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो ह्यूमंस है इनमें ये जो पूरा स्टेज है रिप्रोडक्शन करने का, वो उससे पहले भी कुछ और स्टेजेस आ रही है जिसको हम जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ 3-4 स्टेज होती है जो कि उसकी पूरे लाइफ में चलती है, जिसमें शुरुआत होती है जुवेनाइल फेज से, जुवेनाइल फेज खत्म होता है तो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, और जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो सेनेसेंस शुरू हो जाता है। मतलब अब जो है वो डेथ जो है वो अब नियर है, बहुत पास है डेथ। तो ये 3-4 स्टेजेस देखने को मिलता है, ठीक। तो कुछ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, ये आप देखेंगे कि अब फ्लावर की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब उसके लिए रिप्रोडक्टिव फेज क्या हुआ, जब वो फ्लावर उसमें आ जाए प्लांट में, और फ्लावर आ जाएगा मतलब कि उसके अंदर गैमेट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन होता है, और दूसरा ओवरी होता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो उनमें यहाँ पे क्या होता है, अब ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है प्लांट्स में। तो वहां पे भी क्या हुआ, जुवेनाइल फेज खत्म हुआ, तब जाके रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुआ। तो ये प्लांट्स के बारे में रहता है। अब प्लांट्स के फ्लावरिंग की बात आती है तो हमें कुछ 3 टर्म्स इधर जानना जरूरी है बच्चों, कि जो प्लांट है वो किस तरह से फ्लावरिंग करता है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि साल भर में एक बार फूल लेते हैं, या साल भर में एक बार उनमें फ्रूट्स आते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 2 साल की ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ रखते हैं, उसके बाद फूल आता है। कुछ आप देखेंगे कि एक ही प्लांट है, उसको एक बार बस लगाने की देरी है, वो हर साल आपको फूल और फ्रूट्स देगा, फल देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, डिपेंडिंग कि इनके अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव फेज है ये कब तक खत्म हो रही है या कब तक रह पा रही है। तो इसमें देखेंगे कुछ प्लांट्स है जो कि फ्लावर करते हैं, मतलब उनके अंदर फूल आता है पूरे साल, जबकि कुछ में ऐसा भी होता है जिसमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, मतलब 1 महीने में 2 महीने में एक बार फूल हुआ, ठीक है, या 6 महीने में एक बार फूल हुआ, ठीक। तो प्लांट्स जो है उनको हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में इसी बेसिस पे बांट दिया है। अगर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे है तो एनुअल है, और यहाँ पे सीजनल फ्लावरिंग है तो बाइनियल है। तो ये कुछ 2-3 टर्म्स मैं आप लोग को भी क्लियरली बताऊंगी कि होता क्या है। और कुछ में ऐसा भी होता है जिसमें यहाँ पे पेरेनियल प्लांट्स भी इनको कहते हैं। तो ये 3 प्लांट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक। और इसके लिए हमें ये जरूरी है कि ये तीनों टेबल जो है ये आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल 3 तरह के प्लांट्स हैं, डिपेंडिंग कि इनके अंदर फ्लावरिंग कब हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है एनुअल प्लांट्स की। तो एनुअल मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग स्कूल्स में रहे होंगे तो एनुअल फंक्शन होता था या एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था। तो वो कब होता था, पूरे साल के एंड में या साल भर में किसी एक बार, ऐसा होता है ना एनुअल फंक्शन या एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो वो साल भर में एक बार हो रहा है तो उसे हम एनुअल बोलते हैं। तो यहाँ एनुअल प्लांट से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो पूरे प्लांट्स है ना, ये अपनी लाइफ साइकिल पूरे एक ग्रोइंग सीजन में खत्म करते हैं, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो सरसों है, मस्टर्ड है, ठीक है, वाटरमेलन है, तरबूज जिसे आप बोलते हैं, और लेट्यूस है, सलाद वगैरह में जो पत्तियां जड़ती है ना, ठीक है, एक तरह से पत्ता गोभी जैसी ही होते हैं, लेकिन लेट्यूस अलग टाइप की, थोड़ी सी अलग स्पीशीज होती है। तो ये 3 अलग अलग जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपने देखा होगा कि ये पूरी एक साल की अपनी लाइफ वेजिटेटिव ग्रोथ को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, और रिप्रोड्यूस सिर्फ साल भर में एक बार करते हैं।
तो इस तरह के प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जिसलिए देखिए हिंदी में भी लिखा है वार्षिक पौधे, ठीक है, तो वर्ष में एक बार, तो ये हो गया एनुअल प्लांट। अब इसी में आता है दूसरा टर्म बाइनियल प्लांट। बाई का तो मतलब ये होता है दो, बाई का मतलब दो होता है, तो यहाँ पे इसका क्या है, बाइनियल प्लांट्स जो कि प्लांट किए जाते हैं एक साल में, ठीक है, इन 1 ईयर, एक साल में इनको लगाया गया, दूसरा पूरा साल इन्होंने लिया अपनी ग्रोथ के लिए। कौन सी ग्रोथ? वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें ये पूरा प्लांट बड़ा होता है। और जब ये ग्रो किया थ्रू आउट द ईयर, तो इसके बाद इसमें फ्लावरिंग हुई अगले साल, ठीक। तो इस तरह से जब एक साल में इसको लगाया गया, दूसरे साल में इसने पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ अपनी ली और तब जाके इसने फ्लावरिंग किया, तब इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट, ठीक। तो इसमें कौन आ जाता है? इसमें देखिए कैरेट आ जाता है, ठीक, गाजर जैसे आप बोलते हैं, इसमें कैबेज आ जाता है, पत्ता गोभी और अनियंस आ जाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से बाइनियल प्लांट होते हैं, ये 2 साल का टाइम ले रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों पेरेनियल प्लांट्स, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं, पहले एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंगो है, जैसे कोकोनट है, जैसे बनाना है, तो ये सब क्या है, ये प्लांट्स जो हैं ये हर साल जो फ्लावर है उनमें हो रहा है, हर साल उनमें फ्रूट्स हो रहा है, और हर साल ये साल बाय साल क्या हो रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़ है, तो आम आपने लगाया तो पहले तो वो कुछ साल का वेजिटेटिव ग्रोथ अपना लेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आम का पेड़ लगाया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तुरंत फल देने लगा, ऐसा नहीं होता, इनकी पूरी एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। लेकिन वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये हर साल रिप्रोड्यूस करते हैं, हर साल इनमें फ्लावर होगा, हर साल इनमें फ्रूट्स होता है। फ्रूट्स मतलब जो आम है, जो यहाँ पे कोकोनट है, ये हर साल होगा उसी एक ही प्लांट में। तो उस तरह के प्लांट को हम पेरेनियल प्लांट कहते हैं, जैसे आप 12 मासी कहते हैं, मतलब पूरे 12 मंथ 12 मंथ्स ये फ्लावरिंग, यहाँ पे 12-12 मंथ्स में एक बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। तो ये हो गए 3 अलग अलग टाइप के प्लांट्स। एनुअल प्लांट जो कि साल में एक बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे तो ये इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही पेरेनियल की बात करें तो ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं तो ये मरते नहीं है, ये एज इट इज रहते हैं, और साल बाय साल ये ग्रोथ भी करने लगते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। बाइनियल प्लांट में ये था कि इनको एक साल लगाया गया, दूसरे साल में इनकी ग्रोथ हुई, तब जाके इनकी फ्लावरिंग हुई, तब उनको बाइनियल प्लांट्स कहे। समझ में आया बच्चों? तो ये 3 तरह के प्लांट्स और इनके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। एग्जाम्पल से ही आपको जो क्वेश्चन है वो बनेगा, जो कि मैंने आगे दिया है, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग बड़ी अलग टाइप की है। देखिए जब साइंस आता है ना तो एक्सेप्शंस अपने साथ लाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ना तो एनुअल है, ना तो बाइनियल है, ना तो पेरेनियल है, वो एक अलग एक्सेप्शन दिखा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे प्लांट, जैसे कि बाम्बू की बात करते हैं, तो ये अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ स्पैन में, पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, समझ रहे, सिर्फ एक टाइम। तो एक्सेप्शन हुआ ना, ना तो ये एनुअल में आया, ना तो बाइनियल में आया, ना तो पेरेनियल में आया। उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, समझ रहे, 50 से 100 साल बहुत ज्यादा होता है, इतने में तो एक आध 2 जनरेशन निकल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक बैम्बू प्लांट जो है सिर्फ अपने पूरे लाइफ में, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक, उस बीच में जब से उसको लगाया गया, उस दोनों के बीच में वो सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेगा और ढेर सारे फ्रूट्स बनाता है। और फ्रूट्स बना, भाई फ्लावर हो रहा है तो फ्रूटिंग जरूर होगी अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो, और उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके साथ आप एक और प्लांट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। इसको नीला कुरिंजी भी बोलते हैं, नीले कलर का फूल होता है ये, ठीक है। और ये फूल देता है 12 साल में एक बार, समझ रहे हैं। और इस प्लांट का नाम आप बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एक तो है इसका साइंटिफिक नेम जो कि है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, और दूसरा है इसका कॉमन नेम, सिंपल नेम, जिस नाम से इसको बुलाया जाता है, जो कि नीला कुरिंजी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो फ्लावर है, ये लास्ट टाइम देखा गया था कि 2006 में इसकी फ्लावरिंग हुई थी, सितंबर अक्टूबर के समय में, ठीक। और इसकी जो पूरी फ्लावरिंग है ये बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसके फूल इतने सुंदर होते हैं, नीले कलर के फूल होते हैं, ठीक है। कुछ जगह पर्पल कलर के भी फूल होते हैं, लेकिन ज्यादातर नीले कलर के फूल है, जो कि पूरी तरह से पहाड़ी इलाके में ये प्लांट पाया जाता है, तो वो पूरी तरह से उनको बिछा देता है। जैसे मैं कहूँ ढेर सारे किसी प्लांट में फूल हैं, वो पूरे वहां पे बिछ जाते हैं, तो कितने सुंदर लगते हैं। तो ढेर सारे टूरिस्ट वहां पे जाते हैं इस पूरे खूबसूरती को देखने के लिए। तो कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के
पूरे सड़कों पर ये ब्लू कलर के फूल नीला कुरंजी के पूरे बिछे हुए पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला तो ये पाया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाटका और तमिलनाडु, और दूसरा याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम। ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें यहाँ पे दो एक्सेप्शनल्स याद रखेंगे, एक बाम्बू और दूसरा याद रखिएगा नीला कुरंजी या कि स्ट्रोबिलैंथस। अब आते बच्चों रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जो कि एनिमल्स में कैसे होती है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे प्लांट्स में डिटेल में देखा कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट है। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जो कि एनिमल्स में होती है। तो इसमें एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को हम पहचानते कैसे हैं? ठीक, तो इसके लिए एक तो है कि भाई गैमेट बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग ने यहाँ पे बोला कि किस तरह से प्यूबर्टी शुरू हो रही है, जो कि 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है ह्यूमंस में या एनिमल्स में भी। आप कैसे, एनिमल्स का केस अलग रहेगा डिपेंडिंग कि उनकी लाइफ स्पैन कैसी है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है एनिमल्स में, ये दो चीजों इसमें हमें देखना है, एक है ईस्ट्रस साइकिल और दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये दोनों साइकिल्स को समझेंगे क्योंकि ये दोनों साइकिल्स दर्शाएगा कि कोई भी जो ह्यूमन है या कोई भी जो एनिमल है वो अपने रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में पहुंच चुका है। मतलब अब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आगे चल के अपने जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है, एक नया इंडिविजुअल अपने जैसा बना सकता है। तो उसमें ये साइकिल्स होना जरूरी है। ठीक है, और ज्यादातर हम ये देखते हैं कि ये जो साइकिल्स है, जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल्स में, तो मेल्स है और फीमेल्स भी है। तो फीमेल्स में ही ये साइकिल्स जो है वो चलती है, मेल्स में नहीं होती है। ठीक, तो लेकिन मैंने दो टर्म लिखा है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा है, एक ईस्ट्रस साइकिल लिखा है। तो ईस्ट्रस साइकिल क्या है इसको पहले देख लेते हैं, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। तो जो फीमेल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें मैमल्स में जिसमें प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा वो एक कुशन है जिसके अंदर एक बेबी डेवलप करता है, एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए नाम पड़ा है कि ये जो फीमेल्स है, इसीलिए मैंने शुरू में मेंशन किया है कि इसमें फीमेल वर्ड होना जरूरी है, क्योंकि फीमेल्स में ये जो साइकिल है ये रन करेगी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो फीमेल्स है प्लेसेंटल मैमल्स में, ये क्या करते हैं, एक साइक्लिक चेंज आता है इनके ओवरीज में। ओवरी वो जगह है जहां से गैमेट बनता है बच्चों, सभी जानते हो ओवरीज कह सकते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है जहां से गैमेट बनता है। ठीक, तो ओवरी के अंदर ही बनेगा, तो वहां पे कुछ बदलाव आता है, कुछ साइक्लिक चेंजेस आता है, साथ में कुछ हॉर्मोन्स में भी बदलाव आता है इस रिप्रोडक्टिव फेज में। अब इसी में आप देखेंगे कि कुछ नॉन प्राइमेट एनिमल्स जो है, मतलब जो प्राइमेट्स में नहीं आते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो काऊ है, शीप है, रैट है, डियर है, डॉग है, टाइगर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो प्लेसेंटल मैमल्स की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएंगे मंकीज और ह्यूमंस। ठीक है, और बाकी जो एनिमल्स हैं वो सब आ जाएंगे आपके नॉन प्राइमेट मैमल्स में। ठीक, तो इनमें ये सब में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का साइक्लिक चेंजेस इन एनिमल्स में भी होता है, इनके भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, इनके भी मतलब मैं कहूँ कि काऊ में जो फीमेल है, शीप में जो फीमेल है, मेल्स में नहीं सिर्फ फीमेल्स में, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कुछ इस तरह का बदलाव आता है। और उस चेंजेस की वजह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि सबसे बड़ी साइन है कि ये साइक्लिक चेंजेस हो रहा है, इसमें ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, ब्लड बाहर आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जो फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां से ब्लड का लॉस होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमंस में जब ये होता है तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और यही साइक्लिक चेंज अगर मैं कहूं कि एनिमल्स में, जैसे कि शीप में, रैट में, डियर में, डॉग में, इन सब में हो रहा है, प्लेसेंटल मैमल्स को छोड़ के, मतलब मंकीज और ह्यूमंस को छोड़ के बाकी एनिमल्स में जब यही साइक्लिक चेंज होता है तो इसको हम लोग ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर है बच्चों कि हमने ये दो टर्म क्यों यूज किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ हम यहाँ पे प्राइमेट एनिमल्स के लिए, प्लेसेंटल मैमल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मंकीज, एप्स और ह्यूमंस के लिए। बाकी जितने एनिमल्स हैं उनके लिए अगर फीमेल्स में जो साइक्लिक चेंज आता है उसको हम लोग ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्राइमेट्स जैसे कि देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि मंकीज, एप्स और ह्यूमंस में, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में जो मेजर डिफरेंस क्या है उसको आइए फटाक से देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में हो तो सेम चीज रही है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट साइन है इसको पहचानने का कि ब्लड का लॉस होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में ऐसा कुछ खास नहीं होता। ठीक, तो आइए उसको देख लेते हैं कैसे है ये चीज। इसको देख लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में देखिए बच्चों एक टेबल बनवाया आप लोग को, ये बड़ा आसान होगा आपके लिए समझना।
ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम जानते हैं सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि मंकीज, एप्स और ह्यूमंस में, ठीक। जबकि ईस्ट्रस साइकिल ये कहाँ होता है, काऊ में है, शीप में है, रैट में है, डियर में, डॉग्स में भी होता है। डॉग तो आजकल सब पालते हैं, जो फीमेल डॉग हो गए उनमें इस तरह की साइक्लिक चेंज आता है, तभी वो पता चल गया कि भाई अब ये जो डॉग है ये भी रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, ठीक। तो उसमें होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एक चीज साफ साफ है कि इसमें ब्लड का लॉस होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां के जरिए, ठीक। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम ब्लड लॉस होता है, हार्डली कुछ ड्रॉप्स में आप देखेंगे कि इनके अंदर जब ये साइक्लिक चेंज आ रहे होते हैं तो कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, ऐसा कुछ हैवी ब्लड लॉस नहीं होता है जैसे ह्यूमंस में होता है या एप्स में या मंकीज में होता है, वैसा कुछ ईस्ट्रस साइकिल में नहीं होता है। इसको हम लोग कई बार इसको शॉर्ट पीरियड और बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए इसको ईस्ट्रस या हीट भी बोलते हैं। तो ये हीट करना मतलब, क्योंकि इस समय क्या होता है बॉडी की जो गर्माहट है वो बाहर निकलती है, तो उसको हीट भी बोलते हैं, ईस्ट्रस भी बोलते हैं या हीट भी बोलते हैं। जबकि इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ढेर सारे अलग अलग स्टेजेस हैं जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपने 12th में पढ़ा होगा बच्चों, जो भी यहाँ पे अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स देके क्लियर हो गए उन्हें पता होगा 12th में पढ़ाया जाता है ये चीजें, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज और ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हालांकि दोनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब ये साइक्लिक चेंज एक फीमेल बॉडी में हो रहा है मतलब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसके अंदर आ चुकी है, ठीक। कुछ एनिमल्स जैसे दिखा हुआ है, मेनी एनिमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, इसमें ये क्या होता है फेवरेबल सीजन में ही ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, और इसीलिए इनको सीजनल ब्रीडर्स भी कहा जाता है। कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं मतलब कुछ सीजन में ही होगा कि ये मेटिंग करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। भाई देखो मैंने तो ये कह दिया कि हाँ ये साइन है कि साइक्लिक चेंज जब हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई है, बट मैच्योरिटी आने का मतलब ये नहीं है कि रिप्रोड्यूस कर लेंगे। रिप्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब दो तरह के गैमेट्स का फ्यूजन होगा जिसमें ये ब्रीड करेंगे। तो कुछ ब्रीडर्स होते हैं जो कि सीजन में ब्रीड कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, मैमल्स ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर कभी भी किसी भी सीजन में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सीजनल ब्रीडर्स में, तो जैसे देखिए कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, जो पपीज होते हैं, वो आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में आपको दिखते हैं, नवंबर दिसंबर में आपको बड़े छोटे छोटे पपीज दिखते हैं। इसका मतलब क्या, गर्मी में देखते हैं जल्दी नहीं होता है, मतलब इनका जो सीजन है ब्रीड करने का वो ये ठंडी के समय का होता है, तो ये सीजनल ब्रीडर्स कहलाएंगे। अब लेकिन ह्यूमंस की बात करें कि बच्चे जो है वो दिसंबर जनवरी में होंगे तो ऐसा होता है नहीं। आपने देखा किसी का बर्थडे कभी पड़ता है, किसी का बर्थडे कभी पड़ता है, तो हम लोग इसमें आएंगे, हम ह्यूमंस आएंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। और ऐसे जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि सीजन्स में ब्रीड करते हैं, तो वो सीजनल ब्रीडर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये बात हो गई रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की। इवेंट्स की अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था, वहां से जो गैमेट निकल रहा है और गैमेट के नाम आपको याद करने थे, पहला लेक्चर जो था। इसमें क्या है, थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इतना भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनने की देरी है, ठीक है। तो इवेंट्स की अगर मैं बात करूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और रेगुलर सीक्वेंस में होता है, तो क्या है इस सीक्वेंस में, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले फ्यूजन की बात आती है, मतलब जो भी गैमेट बने उनका फ्यूजन होना जरूरी है, पहले तो बनना जरूरी है फिर फ्यूजन होना जरूरी है। तो जाइगोट का बनना, जाइगोट बनेगा ही जब फ्यूजन हो जाएगा दोनों गैमेट्स का, और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हैं, 3 अलग अलग स्टेजेस में इनको बांटा गया है, पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है। क्या है ये 3 स्टेजेस, पहला आपको जानना है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक, उसके बाद जानना है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा स्टेज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक। तो सबसे पहले तो जरूरी है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन अगर हम कहें कि गैमेट का बनना, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। अब सब जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, तो भाई ये बात आती है कि क्वेश्चन इधर से कैसे घुमाएगा, तो डायरेक्टली पूछ देगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई इसी का टेक्निकल नाम है, गैमेट फॉर्मेशन को ही हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब ये है बनना, किसी भी चीज का सिंथेसाइज होना। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब दोनों तरह के जो ये गैमेट्स बनेंगे पहले उनका फ्यूजन होना जरूरी है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का डेवलपमेंट चलेगा। तो वो सब किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या, तो इसी 3 स्टेज में हमें पूरा इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समझना है, ठीक है। चलिए आइए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस को समझते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, तो पहले क्या हो सकता है, गैमेट बनेगा, यही ना फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन की हम बेसिकली बात करते हैं जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पे सारे इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उससे पहले के जितने इवेंट्स हैं वो सब प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं, क्योंकि गैमेट का फ्यूजन मतलब कि फर्टिलाइजेशन, तो उससे पहले के जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो ही प्री फर्टिलाइजेशन में आपको समझना है। ठीक, तो यहाँ देखिए दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, क्या क्या है, पहला तो है गैमेटोजेनेसिस, अभी अभी जिक्र किया, गैमेटो देखिए वर्ड छुपा है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन, और दूसरा है गैमेट का ट्रांसफर। ये दो चीजें जो कि इसमें हमें जानना है प्री फर्टिलाइजेशन में, पहला गैमेट बनेगा और फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा। भाई ट्रांसफर होगा जब अपने जगह से हिलेगा, वो जाएगा कहीं और, तभी ना फर्टिलाइजेशन को वो कंप्लीट कर पाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में यही दो स्टेजेस को हमें समझना है, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट्स का ट्रांसफर। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है बच्चों, गैमेट का बनना। तो एकदम सिंपल भाषा में, डेफिनेशंस आपको नहीं पढ़नी, आपको बोर्ड एग्जाम अब नहीं देना है कि बैठ के याद करें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि गैमेट भाई बनता है, उसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बस बात खत्म। तो फॉर्मेशन, दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे ना, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अब बात यहाँ पे इसी पे हम करने वाले हैं कि ये दो गैमेट्स क्या दिखने में एक जैसे होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। उसी बेसिस पे हम थोड़े से इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस तो क्लियर है, गैमेट्स का बनना, दो तरह के गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अच्छा एक चीज ये बहुत ध्यान देंगे, गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड वर्ड क्या है, हैप्लॉइड का मतलब होता है बच्चों n नंबर में क्रोमोसोम होना। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, अब n का मतलब है कि एक फिक्स्ड नंबर का क्रोमोसोम जो कि एक किसी भी बॉडी में पाया जाता है। ठीक, जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे एकदम सिंपल, तो इसमें आप सब जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में, चाहे मेल ले लीजिए या फीमेल बॉडी ले लीजिए, 23 पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर की बात करूं तो 46 होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो 23 पेयर है, ठीक, इसमें से यहाँ पे क्या होगा कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें हैप्लॉइड सेल्स ही पाए जा रहे हैं, n नंबर के क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक, तो इधर से भी 23 पेयर आएगा और उधर से भी एक फीमेल जो होगा गैमेट, उसमें से भी 23 पेयर आएगा। दोनों तरह के गैमेट्स n नंबर के साथ में आते हैं और उसी से फिर डाइप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम बन जाता है जब एक बच्चा बनेगा या एक जाइगोट जन्म लेगा तब। ठीक, तो हैप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम है, n नंबर में क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे 46 नंबर का क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इतने क्रोमोसोम हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, तो उतना ही मेरे बॉडी में जो गैमेट बनेगा उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे, और एक मेल बॉडी में भी जो गैमेट बनेगा उसमें भी हर एक गैमेट में उतने ही क्रोमोसोम होंगे। तो ये बता रहा है कि हाँ गैमेट्स में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, n नंबर के क्रोमोसोम इनमें पाया जाता है। तो n यहाँ इंडिकेट कर रहा है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, या तो कह लो 46 क्रोमोसोम्स की। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए फ्यूकस का एग्जांपल लिया है। फ्यूकस बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन एक बार बता दे रही हूँ। तो फ्यूकस जो होता है बच्चों, ये एक तरह का एल्गी होता है। ठीक, अब ये जो फ्यूकस है इसमें आप देखेंगे कि दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। तो दो वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, एक वर्ड यूज होता है होमो, होमो मतलब एक जैसे, और दूसरा इसका उल्टा वर्ड होता है, इसको बोलते हैं हेटेरो। ठीक है, तो होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेटेरो गैमेट्स, मतलब दो अलग अलग दिखने जैसे वाले गैमेट्स जो कि किसमें पाए जाते हैं, फ्यूकस में। तो आप बोलेंगे दो तरह गैमेट कहाँ है, तो देखिए ये एक गैमेट है और एक ये दूसरा गैमेट है। ठीक, तो ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट है जो फ्यूकस में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा हेटेरो गैमेट्स आर फाउंड इन, 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बताइए कौन सा होगा। तो याद रखिए फ्यूकस में भी मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल अलग अलग होते हैं देखने में। कुछ हम सेम दिखने वाले गैमेट्स की भी बात करेंगे, तो इसी बेसिस पे हमें यहाँ देखना है टाइप्स ऑफ गैमेट्स कि कितने अलग अलग प्रकार के गैमेट्स हैं जो कि पाए जाते हैं, डिपेंडिंग कि देखने में एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे एल्गी होते हैं, ठीक, जिनमें दो तरह के गैमेट्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एकदम हूबहू सेम होते हैं देखने में, अपीयरेंस में।
ठीक है। तो इस वजह से हम क्या हो जाता है, हम इनको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन सा वाला मेल गैमेट है, कौन सा वाला फीमेल गैमेट है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें आता है ये एल्गी, ठीक, जैसे अभी हमने देखा, लेकिन सारे एल्गी नहीं है, कुछ ही एल्गी की बात की, इन सम एल्गी, क्योंकि अभी हमने फ्यूकस भी तो देखा, तो फ्यूकस भी तो एल्गी है, लेकिन इसमें तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जिनमें बिल्कुल सेम दिखने वाले गैमेट्स भी बनते हैं, जिसमें आ जाता है एक एग्जाम्पल आपका क्लेमाइडोमोनाज, ठीक है, कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो होमोगैमेट्स, होमो वर्ड मैंने बोला ना, होमो और हेट्रो दो वर्ड बनेगा, अगर गैमेट्स बिल्कुल हूबहू सेम है देखने में तो उनको हम होमोगैमेट्स बोलेंगे, और अलग अलग है देखने में तो हेट्रोगैमेट्स बोलेंगे। तो इसमें आ जाता है जैसे बच्चों क्लेमाइडोमोनाज, ये भी एक तरह का एल्गी है, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, और बिल्कुल सेम होते हैं ये देखने में, इनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से इनकी बॉडी होती है, मोटाइल होते हैं तो भाई फ्लैजिला जरूर इनकी बॉडी में पाया जाएगा, ठीक। और दो तरह के जब इसमें गैमेट्स बनेंगे तो एकदम एक जैसे दिखते हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं कि आइसोगैमेट्स, एक तरह के गैमेट्स जो बनते हैं, होमोगैमेट्स बोलिए या आइसो वर्ड बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है, अल्टरनेटिव वर्ड इसका इस्तेमाल किया है आइसो, आइसो का भी मतलब होता है सेम, ठीक। कुछ मेजॉरिटी जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादातर, लेकिन लोगों में देखा गया है ऑर्गेनिज्म में तो जो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं देखने में, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी अपीयरेंस, वो बिल्कुल अलग होता है ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर। तो उनके अंदर आप देखेंगे कि हेटेरोगैमेट्स बनता है, मतलब दोनों गैमेट बिल्कुल अलग होगा देखने में, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा फ्यूकस है, ठीक। और दूसरा, हम अगर एनिमल्स की बात कर ही रहे हैं तो ह्यूमंस भी तो इसी में आएंगे, है ना, जैसे आपने 12th में पढ़ा ही होगा स्पर्म और ओवा के स्ट्रक्चर के बारे में, तो बिल्कुल अलग होते हैं ये देखने में, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है स्पर्म का वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये है। और दूसरा है ओवम या एग, वो भी ऐसा होता है, उसमें बाहरी लेयर होती है जो जोना पेल्यूसिडा की पाई जाती है। तो ये दोनों गैमेट क्या देखने से नहीं पता चल रहे हैं कि एकदम अलग है देखने में? तो अगर जब देख के ही पता चल रहा है कि गैमेट बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये हेट्रोगैमेट्स हैं, ठीक। और अगर देखने में बिल्कुल सेम है जैसे क्लेमाइडोमोनास में तो आइसोगैमेट्स हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं जो कि पाए जाते हैं। बच्चों इसके बारे में बहुत डिटेल में आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें आपने 3 टर्म्स पढ़े होंगे, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स, ठीक है। ये 3 टाइप के गैमेट्स हैं जो कि पाए जाते हैं। इसको जरा 11th की बुक खोल के जरूर देखिएगा एक बार। आप बोलेंगे कि मैम क्यों नहीं बता रही हैं, थोड़ा मेहनत आप भी करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो पहला काम तो यही करेंगे कि अगर ये क्लास पढ़ के जा रहे हैं तो 11th की बुक जरा उठाइए, खोल के देखिए कि कहाँ पे आइसो, एनाइसो और ऊगैमेट्स के बारे में दिया हुआ है। वहां पे आप जाएंगे, देखेंगे, उनके डेफिनेशंस देखेंगे तो आपको काफी कुछ पता चलेगा। एक तो मैंने एकदम सिंपल चीजें बताई कि आइसो मतलब सेम दिखने वाले, या होमो मतलब सेम दिखने वाले गैमेट्स, और हेट्रो मतलब डिफरेंट दिखने वाले। तो आइसो तो क्लियर हो गया। एनाइसो और ऊगैमेट्स क्या होते हैं, कितने डिफरेंट होते हैं, किस चीज में अलग होते हैं, उनके बारे में आप जरा देख के आएंगे। ये आपका थोड़ा सा काम रहेगा, तो करेंगे तो अच्छी बात है, बाकी नहीं तो कोई यहाँ पे ऑफलाइन तो बैठा नहीं है कि आपको डांटे या कोई चीज करे। वैसे इतनी एज होने पे इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आई जाती है, आपको पता है कि आपको आगे करना क्या है, आपको कितना ज्यादा पंक्चुअल रहना है, कितना ज्यादा लॉयल रहना है अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अब देखो, जब हेट्रोगैमेट्स की बात आती है तो इसमें हम सभी जानते हैं कि जो मेल गैमेट है, जैसे ह्यूमंस की बात करें या आप लोअर प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, तो उनमें जो मेल गैमेट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंथेरोजॉइड बोलते हैं, या तो स्पर्म बोलते हैं जैसे कि ह्यूमंस में बनता है, ठीक। और साथ में जो फीमेल गैमेट है उसको एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। तो ये दोनों टेक्निकल नाम याद रखेंगे। एंथेरोजॉइड वर्ड जो है ये भी स्पर्म के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लांट्स में स्पर्म वर्ड ना यूज होकर एंथेरोजॉइड यूज होता है, एंथेरिडियम वर्ड यूज होता है। देखिए एक और वर्ड है, ये भी याद रखिएगा, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम में ही यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स जो है वो बनते हैं। एंथेरिडियम तो ऑर्गन हो गया, गैमेट की बात हो रही है ना, तो ठीक है, एंथेरिडियम छोड़ देंगे। एंथेरिडियम है जो ऑर्गन को बोलते हैं, आर्चिगोनियम फीमेल ऑर्गन को बोलते हैं। तो एंथेरोजॉइड्स ही बेसिकली यहाँ पे बनते हैं जो गैमेट्स को दर्शाता है, तो या तो स्पर्म या एंथेरोजॉइड या तो ओवम या एग। ये है हेट्रोगैमेट्स का अलग अलग टेक्निकल नाम, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आ जाते हैं कुछ और नए नए टर्म्स, जैसे कि
मोनोइशियस क्या होता है या डायोइशियस क्या होता है, या उसी को देखिए एकदम सिंपली मैंने लिख दिया है कि मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल और डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। ठीक, तो आइए जरा इनके बारे में जानते हैं। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैंने जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बच्चों को पूछा है, बच्चे मोनोइशियस डायोइशियस में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन पढ़ा दूंगी अभी मैं एक बार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं मोनोइशियस और डायोइशियस होता क्या है। ठीक, चलिए, तो प्लांट जो है इनके पास देखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें जो प्लांट्स हैं उनमें पिस्टिल या कार्पल बोला जाता है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए प्लांट्स का बता रही हूँ, ह्यूमन या एनिमल्स का नहीं। और मेल को क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। इसी में एंथर और फिलामेंट आ जाता है, पिस्टिल या कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाता है। तो देखा है आपने कि जो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम प्लांट में भी पाए जा सकते हैं और अलग अलग प्लांट में भी पाए जा सकते हैं। अब उसी बेसिस पे हम ये दोनों टर्म्स को समझेंगे कि ये मोनोइशियस और डायोइशियस होता क्या है। ठीक, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोनो वर्ड को समझ के, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन और डाई का मतलब होता है दो, यही ना समझते हैं, बाई बोलो या डाई बोलो, बायो में बायो डाई का मतलब दो हो गया, मोनो का मतलब एक हो गया, या यूनी का मतलब एक हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टर्म से डेफिनेशन अलग है। मोनोइशियस का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कि जब एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन्स पाए जाए या एक ही बॉडी में जब दोनों गैमेट्स बने, तब उसके लिए हम लोग या तो सिंपल वर्ड बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं। तो बाइसेक्सुअल तो क्लियर हो जाता है कि मतलब एक ही बॉडी में जब दो सेक्स पाए जा रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन जब यहाँ पे वर्ड इसी के जगह दूसरा यूज हो, मोनोइशियस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यहाँ पे सेम हो जाता है कि बाइसेक्सुअल को ये इंडिकेट करता है। अगेन यही है, मोनो को इधर इससे समझ लीजिए कि जब एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन हो। ठीक है, तो मोनो का मतलब एक ही बॉडी में जब दोनों ऑर्गन हो। ठीक, और डाई में याद रखिएगा जब अलग अलग बॉडी में दोनों ऑर्गन हो। ठीक, तो इससे इसको याद रखिएगा। तो मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन, मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल, और डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी में जब एक ही ऑर्गन हो, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक, तो उसी बेसिस पे हम मोनोइशियस और डायोइशियस के आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो बहुत सारे फंजाई हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम ये टर्म भी यूज करते हैं मोनोइशियस और डायोइशियस के लिए। क्या है ये टर्म? होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। ठीक, तो ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों। चलिए इसको डिकोड करते हैं। होमो मतलब अभी क्या बताया है? होमो मतलब सेम बताया है। ठीक है, और एक वर्ड हेटेरो भी बताया, तो हेटेरो का मतलब क्या बताया बच्चों? डिफरेंट। ठीक है, आगे वर्ड लिखा है थैलिक। थैलिक का मतलब थैलस से है, और आपने 11th में पढ़ा होगा कि थैलस मतलब जो बॉडी होती है उसको थैलस बोला जाता है। किसकी बॉडी को बोला जाता है? बहुत सारे प्लांट्स की बॉडी को थैलस बोला जाता है, लोअर प्लांट्स की बॉडी को, और कुछ फंजाई की बॉडी को भी थैलस बोला जाता है। बेसिकली एल्गी और लोअर प्लांट्स की बॉडी को ही लिए ही ये वर्ड यूज होता है थैलस। तो यहाँ पे होमो मतलब सेम और थैलस मतलब बॉडी, तो एक ही सेम बॉडी को हम लोग वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं होमोथैलिक। तो होमोथैलिक का मतलब हो गया एंड मोनोइशियस। तो मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल। तो मतलब अगर मैं कह रही हूं कि एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन है या बाइसेक्सुअल है, तो उसी के लिए हम लोग ये तीसरा टर्म भी यूज करते हैं होमोथैलिक। मतलब जब सेम थैलस पे, एक ही थैलस पे जब दोनों बॉडी हो, दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाए, मेल भी और फीमेल भी, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे होमोथैलिक। ठीक, तो होमोथैलिक और मोनोइशियस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? बाइसेक्सुअल कंडीशन को। जबकि हेट्रोथैलिक मतलब जब डिफरेंट थैलस पे, अलग अलग थैलस पे अलग अलग बॉडी हो। तो हेट्रोथैलिक और डायोइशियस वर्ड किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे? यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बच्चों ये दोनों चीजें? मोनोइशियस साथ में, उसके अलावा यहाँ पे मोनोइशियस के साथ में होमोथैलिक, होमोथैलिक के साथ में बाइसेक्सुअल। ठीक, ये तीनों टर्म का मतलब एक ही है, मतलब एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन, दिमाग में बैठा लो, होमोथैलिक, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल। और साथ में हेट्रोथैलिक, डायोइशियस का मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल। क्लियर है? तो ये दोनों टर्म थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन समझेंगे। अगर देखो, बायो को अगर याद रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है, तो जो वर्ड होते हैं ना, उससे उन चीजों को समझने की कोशिश किया करो, रादर दैन की डेफिनेशन रट रहे हैं। कब तक डेफिनेशन याद रखेंगे? डेफिनेशंस भूल जाते हैं। इतने सारे टर्म्स मिलेंगे ना कि डेफिनेशन भूलने लगते हैं। तो टर्म से चीजों को याद करना सीखिए बच्चों। होमोथैलिक मतलब, होमो मतलब सेम, थैलस मतलब बॉडी। जब एक ही सेम बॉडी पे
सेम बॉडी पे क्या दोनों ऑर्गन हो, ठीक, तब उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे बाइसेक्सुअल, या तो होमोथैलिक या तो मोनोइशियस। मोनो का मतलब एक, तो एक ही बॉडी पे जब दोनों ऑर्गन हो। तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स करके इसको ऐसा दिमाग में बैठाया करिए जिससे आपको भूले ना आगे चल के, आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन ना आए, ये चीज इस तरह से पढ़ा करिए। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो यूनिसेक्सुअल जो कंडीशन है वो भी पाई जाती है और बाइसेक्सुअल कंडीशन भी पाई जाती है। तो जब यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो यूनिसेक्सुअल में या तो मेल फ्लावर, मतलब फ्लावर में या तो मेल ऑर्गन होगा या तो फीमेल ऑर्गन होगा। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर में क्या होता है, स्टेमिनेट होता है, मतलब स्टेमिन जिसमें पाया जाता है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताया बच्चों कि स्टेमिन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस तरह से ये पिस्टिलेट है, देखिए तो मेल फ्लावर जो है वो स्टेमिन बियर कर रहा है, स्टेमिनेट बोला जा रहा है, और बियरिंग स्टेमिन, और फीमेल वाले को पिस्टिलेट बोला जा रहा है, या तो कह लो जो कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पिस्टिल बियर करे, ठीक है। तो ये दो तरह की कंडीशंस पाई जाती है, दो तरह के ऑर्गन के नाम यहाँ पे याद रखने हैं आपको, ठीक। जैसे कि हमने ह्यूमंस में याद रखा कि एंथ्रेजॉइड बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोलते हैं। अब उसी तरह से प्लांट्स में भी याद रखेंगे कि मेल ऑर्गन को या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टेमिन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पिस्टल या तो कार्पेल भी बोलते हैं, दोनों टर्म याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें हैं इसमें। तो ऑर्गन के नाम आई थिंक याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों की कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही इंडिविजुअल में हो सकते हैं। मतलब अगेन क्या हम वर्ड यूज करेंगे, मोनोइशियस, एक ही बॉडी पे जब दोनों ऑर्गन है, या तो और सिंपली उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाइसेक्सुअल है, ठीक, या तो होमोथैलिक है, यही वर्ड यूज करेंगे ना। या तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग फ्लावर में भी पाया जा सकता है, मतलब एक फूल है जो इसमें मेल ही स्ट्रक्चर्स हैं या स्टेमिन है, और एक ऐसा फूल है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर है, मेल भी और फीमेल भी है। जैसे आपने हिबिस्कस देखा है, गुड़हल का फूल जो होता है, उसमें आपने देखा है ना, सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और साइड साइड में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं। मतलब वो फूल कैसा हुआ, वो फूल बाइसेक्सुअल हुआ, या तो आप कह लीजिए मोनोइशियस हुआ, या तो आप कह लीजिए होमोथैलिक हुआ, ठीक है। या तो अलग अलग में होगा तो डायोशियस बोलेंगे। तो इनके एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखना है बच्चों आपको कि मोनोइशियस और डायोशियस के एग्जांपल्स क्या हैं। तो मोनोइशियस प्लांट्स की बात करें तो इसमें आ जाता है कुकुम्बर वगैरह, कुकुम्बर बोल लो, वाटरमेलन बोल लो, ये सब मोनोइशियस प्लांट होते हैं। मतलब इनके एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक। और कोकोनट भी इसमें आता है। और डायोशियस प्लांट की बात करें तो पपाया आता है और डेट पाम आता है। तो पपाया का आप देखेंगे कि कुछ प्लांट होते हैं पपाया के जो कि बड़े तो होते हैं लेकिन उनमें फ्रूट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा प्लांट रहा होगा जो सिर्फ मेल फ्लावर वाला रहा होगा, उस प्लांट में पूरी तरह से सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, और दूसरा प्लांट जिसमें फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो फीमेल वाला लगाएंगे तो ही फ्लावरिंग होगी, तो ही फ्रूटिंग होगी, उसमें भी कंडीशन है, पॉलिनेशन हो पाएगा तभी फ्रूटिंग होगी, ठीक। तो इस तरह से बच्चों मोनोइशियस और डायोशियस के एग्जांपल्स यहाँ से याद रखेंगे। ये देखिए अभी कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी हैं, और यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मार्केंसिया और कारा है। अब ये आपको ये डायग्राम 11th के एनसीईआरटी में भी मिलेगा, 12th के एनसीईआरटी में तो है ही, 11th के भी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक। अब पता नहीं कितने बच्चों को यहाँ याद है या नहीं, लेकिन ये है, आप एक बार बुक उठा के जरूर देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपके पास इधर सबसे पहला स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का, साफ साफ लिखा है बाइसेक्सुअल है अर्थवर्म, मतलब इसकी एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, मेल ऑर्गन भी होता है और साथ में फीमेल ऑर्गन भी होता है। मतलब क्या क्लियर है कि यहाँ पे तो एक ही बॉडी में दोनों टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे और एक ही बॉडी में फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे। इनके लिए हम लोग एक और वर्ड भी यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। किसको बोलते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो एक बाइसेक्सुअल वर्ड हो गया, एक हो गया मोनोइशियस, और एक वर्ड हो गया होमोथैलिक। होमोथैलिक तो वर्ड प्लांट के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एनिमल के लिए यही रहते हैं, मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक, बाइसेक्सुअल कंडीशन को। तो ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये जो पूरा अर्थवर्म का है, इसमें देखिए ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, और नीचे यहाँ ये जो गोल गोल दो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओवरी है। तो देखिए टेस्टिस ओवरी एक ही जगह है ना और एक ही बॉडी में है, तो ये तरह से क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल एनिमल हो गया। अर्थवर्म कैसा है, बाइसेक्सुअल एनिमल हो गया। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो देखिए कॉकरोचेस आते हैं इसमें,
तो आप इसमें आराम से बॉडी को पहचान पाएंगे। ज्यादातर जो एनिमल्स में मेल होते हैं वो उनकी बॉडी बड़ी होती है और फीमेल की बॉडी थोड़ी सी पतली और कह सकते हैं हाँ पतली दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेल कॉकरोचेस होते हैं ना वो बड़े होते हैं काफी, और फीमेल कॉकरोचेस थोड़ी सी पतली होती हैं और छोटे होते हैं, ठीक। तो ये मेल और फीमेल है, तो इसमें आप देखेंगे ये भी स्ट्रक्चर्स 11th के एनसीईआरटी में दिया है। तो ये देखिए ये फीमेल बॉडी में है, तो ये ओवरी है जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और मेल में ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, ओवरी में एग बनेगा। तो दो अलग अलग बॉडी में ये स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग है, तो इसके लिए हम वर्ड या क्या यूज करेंगे, यूनिसेक्सुअल वर्ड यूज करेंगे, या तो क्या वर्ड यूज करेंगे, डायोइशियस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आप कुछ प्लांट्स का भी देख लेते हैं। एनिमल्स की बात हो गई, टेस्टिस बोल रही हूँ, अर्थवर्म की और यहाँ पे कॉकरोचेस की। अब प्लांट्स में भी देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्स के लिए। कारा और मार्केंसिया ये दोनों ही एक तरह के प्लांट्स हैं बच्चों, लोअर प्लांट्स में ये आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कारा है, ठीक। तो ये भी एक तरह का प्लांट होता है, लोअर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, और साथ में ये मार्केंसिया है, ठीक। तो ये एक तरह के क्या होते हैं बच्चों, ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कारा जो है ये भी आप देखेंगे, तो ये एक टाइप का प्लांट है, लोअर प्लांट है। अब इसमें आप देख रहे हैं तो एक ही बॉडी में आपको दोनों ऑर्गन देखने को मिल रहा है। देखिए साफ साफ, तो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ ये है एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथेरिडियम, या इसी को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो दोनों ऑर्गन प्लांट में एक ही बॉडी पे है ना, ये देखिए एक ही स्टेम है और इसी पे दोनों ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये कारा का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए कैसा प्लांट है, लिखा हुआ है मोनोइशियस है। तो मोनोइशियस हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल को बोलते हैं ना, बाइसेक्सुअल को बोलते हैं। या एक और वर्ड क्या यूज करते हैं, होमोथैलिक, मतलब सेम थैलस, सेम बॉडी पे दोनों ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिए मोनोइशियस प्लांट है, कौन, कारा, याद रखिएगा एग्जांपल पूछता है। कारा बताइए कैसा प्लांट है, मोनोइशियस है कि डायोइशियस है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल भी नहीं पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, तो मोनोइशियस है, याद रखिएगा। अब यहाँ मार्केंसिया दिया है, अब मार्केंसिया देखिए तो इसमें क्या है, ये इनकी बॉडी है, तो आप सभी जानते हैं ब्रायोफाइटा की तो एकदम सिंपल थैलस होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट जैसे स्ट्रक्चर जिसे राइजोइड्स कहते हैं वो पाए जाते हैं, और ऊपर एक पतला सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो एक देखिए एंथेरिडियोफोर है, मतलब इस ब्रांच को बोलेंगे जिससे एंथेरिडियम बनता है। एंथेरिडियम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल ऑर्गन के लिए। तो ये मेल ऑर्गन यहाँ पे बन रहा है इस वाले थैलस पे या इस वाली बॉडी पे, और यही मार्केंसिया का ये वाला जो पार्ट है ये है फीमेल ऑर्गन, इसको आर्चिगोनियम बोलते हैं, और इस ब्रांच को आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। तो ये फीमेल ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन बन रहा है। तो ये क्या हुआ, ये डायोइशियस प्लांट हुआ, डायोइशियस कह लो या यूनिसेक्सुअल कह लो, है ना, क्योंकि एक प्लांट पे तो एक ही ऑर्गन है, यूनि मतलब वन, तो डायोइशियस है। या तो हम लोग और क्या वर्ड यूज करेंगे, हेटेरोथैलिक, समझ रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से ये किस तरह से यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल है, ये टर्म्स आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है आई थिंक ये, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस फटाफट से देखेंगे। सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया कि गैमेट्स बनते कैसे, तो आई थिंक गैमेटोजेनेसिस टॉपिक क्लियर हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, हमने जब स्टार्ट किया था हम देख रहे थे कि इवेंट्स क्या क्या आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसपे हमने 3 इवेंट्स के बारे में जाना, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही हमने इतने सारे टॉपिक्स जाने जिसपे हमने देखा किस तरह से गैमेट बनते हैं, अलग अलग गैमेट अलग अलग बॉडी पे बन रहे हैं, सेम बॉडी पे बन रहे हैं, उसी बेसिस पे हमने मोनोइशियस और डायोइशियस वर्ड समझा। अब आगे देख लेते हैं, तो सेल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे कि सेल डिवीजन जो है वो गैमेट्स में कैसे होता है, ठीक। गैमेट बन तो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गई, 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन गए, वेदर एक ही प्लांट पे या डिफरेंट प्लांट पे। अब बात आती है कि अब गैमेट्स में सेल डिवीजन होता है, मतलब जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा तब तक गैमेट आगे बनेगा कैसे, तो सेल डिवीजन तो भाई जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें जैसे मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आ जाए, फंजाई आ जाए, एल्गे आ जाए, एल्गी या ब्रायोफाइट्स आ जाए, तो इनके पास एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, मतलब ऑलरेडी जो बॉडी है उसमें n नंबर के क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड वर्ड इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो आते हैं, या जिम्नोस्पर्म में आते हैं, या एंजियोस्पर्म, ये सब हायर प्लांट है बच्चों, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या ज्यादातर जो एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स को भी अगर हम देख लें तो इसमें जो पेरेंट बॉडी है कैसी होती है, डाइप्लॉइड होती है,
ठीक, मतलब हमारे बॉडी में बच्चों कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर के क्रोमोसोम होते हैं ना, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर में होते हैं। तो बॉडी में टोटल देखो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन गैमेट में कितने जाने हैं, एन नंबर के जाने होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि आधे क्रोमोसोम जाने पड़ेंगे। भाई बॉडी में 2n नंबर के क्रोमोसोम है, जबकि गैमेट में कितना जाना चाहिए, n नंबर जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसको हाफ किया जाएगा तब ना ये n होगा। मतलब इसमें डिवीजन जो होगा वो किस तरह का होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसको आपने 11th में पढ़ा भी होगा, मियोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि मियोसिस होना, या इसी को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ये इस चीज का होना यहाँ बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ पे जो गैमेट्स बने वो हैप्लॉइड बने। अब जब तक बॉडी ही हैप्लॉइड है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फंगस की, एल्गी की या ब्रायोफाइटा की, तो इनकी तो बॉडी ही हैप्लॉइड है, एन नंबर की बॉडी है, तो जो गैमेट बनेंगे वो भी एन नंबर के बनेंगे और सेल डिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, लेकिन जब बॉडी डाइप्लॉइड है, 2n नंबर की बॉडी जैसे हम ह्यूमंस की होती है, तो ऐसे में जब गैमेट बनना है तो n नंबर का बनना है, तो इसमें क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना जरूरी है, आधा करना जरूरी है। और इसी रिडक्शनल डिवीजन को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मियोसिस। तो ये रिडक्शन डिवीजन होता है जब बॉडी डाइप्लॉइड होती है, ताकि गैमेट्स कैसे बन पाए, हैप्लॉइड बन पाए। तो इसी तरह से सेल डिवीजन गैमेट्स में होता है। तो गैमेट पे डिवीजन कैसे हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी कैसी है, बॉडी डाइप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड बॉडी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डाइप्लॉइड बॉडी जैसे ह्यूमंस में होता है, अगर वैसा है तो दिक्कत होती है। तो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इनको मियोसाइट्स बोलते हैं। ये टर्म याद रखेंगे बच्चों, मियोसिस से मियोसाइट्स बना है। साइट मतलब क्या होता है, साइट्स का मतलब होता है सेल। तो भाई जिन सेल्स में मियोसिस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। मतलब ये वही सेल है जिसके अंदर मियोसिस होने वाला है, रिडक्शन डिवीजन होने वाला है। तो ये गैमेट मदर सेल है, इसी में मियोसिस होगा। तो टेक्निकल टर्म याद रखिएगा कि वो सेल जिसके अंदर मियोसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स। ठीक, मियोसिस जब खत्म होता है तो ये सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे, और यही आगे चल के गैमेट को फ्यूज कराएगा। अच्छा, मियोसिस होना क्यों जरूरी है बच्चों, तो एक चीज को समझ लो। आई होप बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे, लेकिन नहीं जान रहे तो बता दूं। जैसे मैं कह रही हूँ बॉडी 2n है, एक मेल है और एक फीमेल है, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। अब दोनों से गैमेट बनना है, ठीक है। अब गैमेट हुआ तो रिडक्शन हुआ, तो क्रोमोसोम हाफ हो गए, तो n नंबर का गैमेट बना। बिल्कुल उसी तरह फीमेल में भी मियोसिस हुआ बॉडी में और n नंबर के गैमेट बने। अब n और n जो गैमेट है, गैमेट्स को साथ आना है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब n और n वापस आएंगे तो वापस से बॉडी जो बनेगी वो 2n बन जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ रिडक्शन हो ही ना, तो क्या होगा, 2n इधर आया, 2n गैमेट से भी इधर 2n गैमेट बन गया, 2n कितना हो जाएगा, 4n। तो सोचिए क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो गया। पेरेंट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था और जाइगोट बनते बनते 4n हो गया। तो इससे क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाएगा हर जनरेशन में। इसीलिए मियोसिस होना जरूरी है। क्लियर है? ठीक, इस ये होता है गैमेट यहाँ पे प्रोडक्शन। ठीक, अब बच्चों गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, अब बात कर लेते हैं गैमेट के ट्रांसफर की। यही 2 स्टेजेस बताता है प्री फर्टिलाइजेशन को। ठीक, तो गैमेट ट्रांसफर जान लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस हमने देख लिया, गैमेट का बनना। अब गैमेट सिंस बन चुका है तो अब बारी आती है इनके ट्रांसफर की, इनको ले जाने की उस जगह जहां पे फीमेल गैमेट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जब फॉर्मेशन हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, तो मेल और फीमेल गैमेट को साथ लाना, फिजिकली पास लाना जरूरी है, ताकि भाई ये फर्टिलाइजेशन हो सके, ताकि हम दूसरे इवेंट पे पहुंच सके जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल गैमेट जो है ज्यादातर मूव करने वाला होता है, मोटाइल पाया जाता है, जबकि फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी होती है, मतलब एक जगह स्थिर पाई जाती है। तो ये नेचर होता है गैमेट्स का। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हुए कुछ फंजाई और एल्गी में, जिसमें दोनों ही गैमेट मूवेबल होते हैं। तो दोनों गैमेट अपने अपने जगह से चलेंगे और जहां पे मिले वहां फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बच्चों हमेशा ये कहा जाता है कि अगर गैमेट्स को जाना है, ज्यादातर जो मेल गैमेट है अगर उनको फीमेल गैमेट तक पहुंचना है तो एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब ये मीडियम या तो एयर हो सकता है या तो पानी हो सकता है। ठीक, तो यही 2 मीडियम के जरिए मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो इसी को गैमेट ट्रांसफर हम कहते हैं। तो अलग अलग मीडियम के जरिए ये चीज अचीव हो पाती है। क्लियर है? तो यही होता है बच्चों गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जैसे कि लोअर प्लांट्स जैसे हैं, जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है या एल्गी है, तो इसमें मीडियम क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, क्योंकि भाई प्लांट तो पानी में है ना, ये सारे प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि एल्गी में नंबर ऑफ मेल गैमेट्स जो है वो कैसे होते हैं, अच्छा
रुको इस चीज को समझ लो, वाटर जो है वो मीडियम है, ठीक है, जहां से गैमेट्स ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, लेकिन बहुत सारे मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, लिखा है फेल टू रीच, फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से इस लॉस को झेलने के लिए मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो जाता है, ताकि चांसेस कम हो जाए कि फर्टिलाइजेशन ना हो। अब मैं कह रही हूँ मेल गैमेट यहाँ से रिलीज हुआ, फीमेल गैमेट तक पहुंचा, लेकिन अगर मेल गैमेट का नंबर बहुत कम है तो चांसेस कम हो जाते हैं ना कि वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा या नहीं। भाई जरूरी है, ठीक है, पानी है तो मीडियम तो मिल गया ट्रैवल करने के लिए, लेकिन कितना जरूरी है, कितना परसेंटेज हम श्योरिटी दे सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ठीक। तो इसी लॉस को कम करने के लिए मेल गैमेट जो रिलीज होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं। ह्यूमंस में बात कर लीजिए, स्पर्म का नंबर बहुत ज्यादा होता है, जबकि एक बार में एग जो है वो एक ही रिलीज होता है एक मंथ में, ठीक है। तो मेल और फीमेल नंबर गैमेट की जो संख्या है उसमें देखिए उतार चढ़ाव है, मेल गैमेट की संख्या ज्यादा होती है और फीमेल गैमेट की संख्या बहुत कम होती है, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए, ठीक। तो इस चीजों को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बाइसेक्सुअल अगर है सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स है, मतलब मैं कहूँ एक ही प्लांट में जब दोनों ऑर्गन पाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बड़े आसानी से पॉलन ग्रेन, जैसे प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आसानी से मेल गैमेट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टिग्मा। तो ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है स्टिग्मा तक बड़े आसानी से हो जाता है, क्योंकि बॉडी कैसी है, बाइसेक्सुअल है, एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन है, तो भाई ट्रांसफर आसान हो जाता है ना, क्योंकि दोनों ही जो गैमेट है वो काफी पास पास है, ठीक। तो पास होना या दूर होना बहुत कुछ बताता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक। और जब दूर होते हैं तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स में भी देखा जाए तो अगर मैं कहूँ बाइसेक्सुअल ना हो के प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल होता तो ऐसे में क्या होता, मीडियम की जरूरत पड़ती, और ज्यादातर ऐसे में मीडियम क्या होता है, ये हवा होता है, हवा के जरिए पॉलन ग्रेन उड़ते हैं और फीमेल गैमेट तक जो प्लांट है उनके अंदर पहुंच पाते हैं, ठीक। क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स जो हैं, जिसमें जैसे ज्यादातर जो डायोसियस प्लांट है, मतलब जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक, तो उनमें क्या होता है कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन होना जरूरी है, मतलब दूर तक एक पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक जाना जरूरी है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक जाता है तो इसमें एक प्रोसेस के जरिए प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ये वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके मदद से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो चाहे बात प्लांट की हो या चाहे बात एनिमल्स की हो, अगर गैमेट्स में दूरियां हैं तो एक मीडियम की जरूरत पड़ती है जिससे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर पाए, और अगर वो पास पास है गैमेट्स तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये फर्टिलाइजेशन होता है। अब आते हैं बच्चों फटाफट से क्वेश्चंस पे, आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी देखेंगे। ईस्ट्रस साइकिल किसमें देखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिया था, इसे पढ़ाया भी अभी ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें हो रहा था बच्चों, सिर्फ ह्यूमंस, एप्स और मंकीज में। तो देख लेते हैं, दिया है पहला काउ एंड शीप होता है, रैट एंड डियर में भी होता है, डॉग और टाइगर में भी होता है, तो इसका मतलब सभी में ये ईस्ट्रस साइकिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक सही हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दी, सभी में ही होता है। अगर यही ऑप्शन में पहले में इधर ह्यूमन दिया होता या दूसरे में एप्स दिया होता तो ऑप्शन थर्ड के साथ हम जाते, है ना। तो डिपेंडिंग के एग्जांपल इसीलिए कहती हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो क्लियर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज। अच्छा, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये वेजिटेटिव फेज, जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल में, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होती है तो सेनेसेंस फेज, मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अंत आना है, उसकी डेथ होने वाली है। तो ये तीनों फेज कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें देखने क्लियरली नहीं मिलता है। तो पहला है पेरेनियल प्लांट, दूसरा है एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, और तीसरा दिया है बी या सी, एनुअल या बाइनियल, ठीक है। तो बच्चों इसमें याद रखिए, मैंने ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको इस पीडीएफ में मिलेगा कि पेरेनियल प्लांट अकेला ऐसा प्लांट है जिसमें क्लियरली ये पता नहीं चलता है कि कब इनके अंदर वेजिटेटिव फेज आई, कब रिप्रोडक्टिव आई और कब सेनेसेंस फेज आई, क्योंकि ये हमेशा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और ईयर बाय ईयर इनकी मजबूती बढ़ती जा रही है, तो इसमें ये क्लियरली पता नहीं चल पाता है। जबकि एनुअल या बाइनियल प्लांट लगाए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अब ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, साल का अंत आया है तो अब फ्लावरिंग होगी, अब फ्लावरिंग हो गई है तो फ्रूटिंग हो जाएगी, तो इनमें क्लियरली हो जाता है एनुअल और बाइनियल में, लेकिन पेरेनियल में ये चीज साफ पता नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फास्टेस्ट मेथड जिसके जरिए हम क्लोन्स जो है वो निकाल सकते हैं वो कौन सा मेथड होगा। तो बच्चों क्लोन वर्ड आज तो नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपीज होता है, एकदम सेम कॉपी बन जाना। तो एग्जैक्ट कॉपी हम किस मेथड से बना सकते हैं, पहला इंड्यूस्ड म्यूटेशन, दूसरा है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस और चौथा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना,
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, जिनके जरिए प्लांट अपने जैसा ही एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, उसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो भाई क्लोन्स जो है सबसे अच्छे तरीके से किससे हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोगैमेट ऑर्गेनिज्म में। हेट्रोगैमेट्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, इनको क्या बोला जाता है? पहला है स्पर्मेटोगोनिया और oogonia। बच्चों ये ऑर्गन का नाम है ना, गैमेट का नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है स्पर्मेटेड एंड ऊटेड, ये भी मैं कहूं तो मैच्योर सेल्स को स्पर्मेटेड और ऊटेड नहीं बोलते हैं। तीसरा स्पर्म और ओवम, और चौथा यहाँ पे स्पर्म और ऊस्पोर। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है स्पर्म और ओवम ही होगा, है ना। ओवम को ही हम क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। तो स्पर्म और एग ही हम क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट को बोलते हैं जब भी एक हेट्रोगैमस ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट को क्या और फीमेल गैमेट क्या? अच्छा, मोटिलिटी और नॉन मोटाइल की बात हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि मेल गैमेट ज्यादातर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट ज्यादातर कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, एक जगह स्थिर पाया जाता है। ठीक है, तो नॉन मोटाइल भी हम बोल सकते हैं स्टेशनरी को, है ना, नॉन मोटाइल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बच्चों यहाँ पे, मोटाइल नहीं, सभी में नहीं होता, मेजॉरिटी की बात हो रही है ना। कुछ में होता है कि दोनों होते हैं, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा में दोनों ही होते हैं मोटाइल, मेल और फीमेल गैमेट, लेकिन मेजॉरिटी में पूछ रहा है तो मेल गैमेट मोटाइल होंगे और नॉन, ये जो फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनेशियस प्लांट ऑफ कारा, कारा भी हमने पढ़ा बच्चों, कारा जो था वो एक लोअर प्लांट था। तो कारा जो मोनेशियस प्लांट है इसमें क्या देखने को हमें मिलता है? तो देखो स्टेमेन और कार्पल ऑन द सेम प्लांट, स्टेमेन और कार्पल तो नहीं होता है, ये तो हायर प्लांट में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, पोजीशन की बात हो रही है कि एंथेरिडियम ऊपर होता है और oogonia जो है वो नीचे होता है, लोअर oogonia ऑन द सेम प्लांट। भाई सेम प्लांट पे तो है क्योंकि मोनोइशियस दिया हुआ है, तो मोनोइशियस प्लांट का तो मतलब ही होता है ना बाइसेक्सुअल, तो एक ही प्लांट पे तो होगा ही, दोनों में लेकिन दिया है सेम प्लांट। नेक्स्ट दिया एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। तो बच्चों ये ब्रांच को बोलते हैं, फोर का मतलब होता है ब्रांच, तो ब्रांचेस तो हमें किस में देखने को मिले थे, मार्केंसिया में देखने को मिला था ना, मार्केंसिया में एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। ठीक, लेकिन अब देखना है कि ये तो एलिमिनेट हो गया पहला और चौथा, तो दूसरे और तीसरे में से कौन सा होगा? एंथेरिडियम ऊपर और oogonia नीचे था, और तीसरा दिया है oogonia ऊपर था और एंथेरिडियम नीचे था। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, oogonia ऊपर होता है और एंथेरिडियम नीचे होता है। इसको देखने के लिए डायग्राम आपको दिखा देती हूँ एक बार वापस से, यहां था ना, हाँ ये देखो कारा की बॉडी है, मोनिशियस है, देखो ऊपर क्या है, ऊपर oogonia है मतलब फीमेल गैमेट है या फीमेल ऑर्गन है, और नीचे देखो मेल ऑर्गन है। ठीक, तो फीमेल ऑर्गन ऊपर है और नीचे है और सेम बॉडी पे मोनोइशियस प्लांट है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक, एंथेरिडियम जो है वो हाँ तीसरा वाला, अपर oogonia ऊपर था और एंथेरिडियम नीचे था, तो सही हो गया तीसरा, क्योंकि दूसरे वाले में उल्टा दिया है, एंथेरिडियम ऊपर तो एंथेरिडियम नीचे। देखो डायग्राम से कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, और डायग्राम्स को आप बड़े आसानी से इग्नोर करते हैं, सिर्फ जो सेंटेंसेस लिखे उस पर फोकस करते हैं। तो डायग्राम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रोबिलैंथस कुंटियाना को और क्या बोलते हैं? बच्चों ये तो साइंटिफिक नेम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीला कुरिंजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ टाइप ऑफ गैमेट फाउंड इन एल्गी। तो एल्गी में किस तरह के गैमेट्स जो है बच्चों वो पाए जाते हैं? एक ही तरह के गैमेट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अलग अलग टाइप के भी गैमेट्स होते हैं। एनाइसोगैमेट्स भी पाए जाते हैं। तीनों टाइप के गैमेट्स होते हैं एल्गी में, एक सेम दिखने वाले भी होते हैं, अलग अलग दिखने वाले में भी होते हैं, और अलग अलग स्ट्रक्चर और एनाटॉमी में भी एकदम डिफरेंट वाले भी पाए जाते हैं। तो वैरायटी है गैमेट्स पाए जाने वाले की एल्गी में। तो ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों, सभी टाइप ऑफ गैमेट्स एल्गी की बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सेशन है ये आज का खत्म हुआ। आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, थ्योरी जो पढ़ाई है वो आपको समझ में आई होगी, कुछ पीवाईक्यूज थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जाते जाते मैं आप लोग को बता दूं बच्चों हमारे बैच के बारे में, जो कि है हमारा CUET का बैच। ये बैच जो है ये प्रिपरेशन बैच 2024 की सामर्थ्य बैच के अंदर आती है, जिसमें हम लोग BSc, BCom, BLLB, LLB और BA कोर्सेज को रन कराते हैं। ये जो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, ये इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस, साथ में हम लोग दोनों मीडियम में सारी चीजें, आपको नोट्स दिख ही रहा है, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में दिया है। लाइव डाउट सेशन आपको समय समय पे कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स होते ही हैं।
टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे और हमारे थ्रू गाइडेंस टाइम मिलती जाएगी। ये जो पूरा कोर्स है बच्चों, इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ सिर्फ और सिर्फ 2000 में आप लोग को खरीदना है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, ये जो पूरे कोर्स की ड्यूरेशन है ये 3 मंथ्स की है। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो पूरे 1 साल के लिए आपके पास ये कोर्स रहेगा। आप जब चाहे 1 साल के लिए ये वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक डीएनएस एजुकेयर ऐप नहीं डाउनलोड किया जिसमें हमारे सारे लेक्चर्स रन करते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे जाकर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उसको करते रहिएगा और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।